एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा इस पाठ के भाग 4 में मैं सारिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। पाठ के भाग 3 में हमने जाना था कि उपनेता प्रेमचंद जी ने अग्रिम दल के कार्यों की जानकारी अभियान दल के लोगों को दी। साथ ही साथ उन्होंने खम्बू हिमपात के खतरे से भी उन अभियान कर्मियों को अवगत कराया। साथ ही साथ बेस कैंप पहुंचने पर रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार भी उन्हें मिला। ग्लेशियर बर्फ की नदी जिसकी वजह से हिमपात हो रहा था, यह भी हमें जानकारी मिली। साथ ही साथ हमने देखा कि डॉक्टर मीनू मेहता ने इन सभी अभियान कर्मियों को अलग अलग बातों के बारे में, जैसे एल्युमिनियम की सीढ़ियों का उपयोग करना, लट्टों और रस्सियों के उपयोग से ऊपर चढ़ना, इन सारी बातों की ट्रेनिंग उनको दी। अभियान दल के तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू के साथ साथ बचेंद्री भी चढ़ रही थी। उनके पास एक वॉकी टॉकी था जिसकी मदद से वे अपनी हर जानकारी बेस कैंप दे रहे थे, जहां पर उनके इस अभियान के नेता कर्नल खुल्लर थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब वे कैंप 1 पहुंची, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल वे 2 महिलाएं थीं, एक बचेंद्री पाल और दूसरी रीता गोम्बू। इधर अग्रिम दल के अंगदोरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा साउथ कोल पहुंच गए। साउथ कोल सबसे माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊपर वाले शिखर हैं, जहां से शिखर की यात्रा शुरू हो जाती है। वहां जाकर उन्होंने 29 मार्च को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। छात्रों, ये जो कैंप 1, 2, 3, 4 ये हम पढ़ रहे हैं, ये वो कैंप है जहां पर कुछ समय के लिए ये लोग अभियान में चढ़ते रुकते थे, जहां उनके रहने की व्यवस्था होती। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि बचेंद्री पाल और रीता गोम्बू कैंप 1 पर पहुंची और उनके अग्रिम दल के कुछ लोग यह कैंप 4 तक पहुंच गए। यहाँ बचेंद्री पाल अपने इस अभियान दल के साथ जुड़ी एक घटना का वर्णन कर रही है। वे बताती हैं कि जब वे बेस कैंप में थी, मतलब सबसे नीचे, तब उनसे मिलने तेनसिंग नोरगे अपनी बेटी डेकी के साथ उनके पास आए थे। तेनसिंग नोरगे वही व्यक्ति है जिन्होंने वो पहले भारतीय थे जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर अपने कदम रखे थे। वे उनसे वहां पर मिलने आए। उन्होंने अभियान दल के शामिल प्रत्येक सदस्य से वे मिल रहे थे। शेरपा कुलियों से बातचीत कर रहे थे और जब बातें करते करते जब बचेंद्री की बारी आई, तब अपना परिचय देते हुए बचेंद्री ने तेनसिंग से कहा कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। नौसिखिया यानी अभी अभी मैं पहाड़ों पर चढ़ना सीख रही हूँ। इस काम में मैं बिल्कुल नई हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तब तेनसिंग ने हंसकर कहा कि एवरेस्ट उनका भी पहला अभियान है, लेकिन उन्हें शिखर तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने 7 बार एवरेस्ट पर उन्हें जाना पड़ा। अर्थात कि उन्होंने एवरेस्ट शिखर को पार करने के लिए 7 बार प्रयास किए और 7वीं बार वो शिखर तक पहुंच पाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की हो, पहाड़ी लड़की हो, पहाड़ों में जन्म ली, वहीं पली बड़ी लड़की हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। यहाँ बचेंद्री इस अभियान के दौरान उनके साथ घटित एक दुर्घटना का वर्णन कर रही हैं। वह कहती हैं, 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोसे की बर्फीली सीधे ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग, तशरिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा
तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 के लगभग आसपास मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था, कोई समझ नहीं पा रहा था। एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोस्ते के ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फों के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और इधर बचेंद्री उस बर्फ के ढलान के नीचे दब गई थी। अत्यंत तेजी से लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से बचेंद्री को बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ को खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। पहले वह कैंप 3 पर थे। इस दुर्घटना के कारण सभी नीचे उतरकर कैंप 2 पर आ गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में ही कहा जाए तो इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। यहाँ पर इतना आसान नहीं था कि किसी व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लादकर उसे उठाकर पहाड़ से नीचे उतरना। यह एक सच में एक साहसिक कार्य था जिसकी सराहना उनके नेता कर्नल खुल्लर ने भी की। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों के कारण उन्हें बेस कैंप वापस भेजना पड़ा। वह इस यात्रा को आगे नहीं पूरी कर सकते। तभी कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री से कहा, क्या तुम भयभीत थी? बचेंद्री ने कहा, जी हाँ। तब कर्नल खुल्लर ने उनसे फिर से कहा, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने किसी हिचकिचाहट के बिना उत्तर दिया और इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी बचेंद्री ने अपने इस अभियान यात्रा को, शिखर यात्रा को नहीं रोका और वह इस अभियान में आगे बढ़ती गई। अभियान में आगे बढ़ते हुए जैसे ही बचेंद्री साउथ कोल कैंप पहुंची, उसने अपने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की। उन्होंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। दोपहर तक उनके साथी गगन पिस्सा भी पहुंचे। बचेंद्री के अन्य साथी जय और मीनू अभी पीछे थे, इसलिए बचेंद्री थोड़ी चिंतित थी क्योंकि अगले दिन की चढ़ाई उन्हीं के साथ करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, इसलिए उन्हें साउथ कोल पहुंचने में समय लग रहा था। पाठ के इस अध्याय पर आधारित प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न 1, लेखिका ने तेनसिंग को अपना परिचय देते हुए क्या कहा? प्रश्न 2, तेनसिंग ने बचेंद्री की तारीफ करते हुए क्या कहा?
प्रश्न 3, अगले दिन लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? प्रश्न 4, लेखिका के तंबू पर गिरे बर्फ के पिंड और उसके कारण लेखिका के साथ जो दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना से बचेंद्री कैसे बची, इन सब का वर्णन अपने शब्दों में आपको लिखना है। प्रश्न 5, क्या आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ ऐसी कोई दुर्घटना घटी है या तो उस दुर्घटना के अनुभव को आपको लिखकर बताना है और साथ ही साथ यह भी बताना है कि इस दुर्घटना से आपने क्या सीखा। आशा करती हूँ आज के इस पाठ को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगले पाठ के भाग को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।